मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हरियाणा के अंदर चाहमान वंश, और जो चाहमान वंश है उसी को चौहान वंश कहते हैं। तो जो हरियाणा के अंदर जो चौहान वंश किस वंश के बाद आया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चौहान वंश या चाहमान वंश तोमर वंश के बाद आया था। और ये जो वंश है इस वंश से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना कि हरियाणा में चाहमान वंश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाहमान वंश से पहले तोमर वंश था। तो तोमर वंश जो 1037 ईस्वी में जो आसी का युद्ध हुआ था, जो मसूद था महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी मसूद के साथ 1037 ईस्वी में जो आसी का युद्ध हुआ था, जो 12 दिन चला था, और वो युद्ध लड़ा गया था कुमारपाल तोमर के साथ। तो कुमारपाल तोमर की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? तो उस तोमर शासक का नाम था अनंगपाल तोमर। और ये अनंगपाल तोमर था द्वितीय, यानी कि दूसरे नंबर का। ठीक है। और ये जो अनंगपाल तोमर द्वितीय है इसी को बोलते हैं सूरजमल, जिसने फरीदाबाद के अंदर सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। ठीक है। जो अनंगपाल द्वितीय है, अनंगपाल तोमर द्वितीय है, इसी को सूरजमल बोलते हैं, और इसी ने फरीदाबाद के अंदर सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। और कुमारपाल तोमर की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा था। जो अनंगपाल तोमर है इसका शासनकाल है 1051 से लेकर 1081 ईस्वी तक। ठीक है। अनंगपाल तोमर द्वितीय का शासनकाल है 1051 से लेकर 1081 ईस्वी तक। अब हम बात करते हैं कि जो चौहान वंश है क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा मैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अर्णोराज ने तोमरों को कब हराया था? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका कि जो अर्णोराज ने तोमरों को कब हराया था? तो अर्णोराज ने तोमरों को 1139 में हराया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, 1139 में अर्णोराज ने तोमरों को हराया था। ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1151 से लेकर 1154 तक। एक चौहान वंश का एक शासक था जिसका नाम था विग्रहराज। ठीक है। तो विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि चौथे नंबर का। ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोमरों का पूर्ण रूप से पतन किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तोमरों का पूर्ण रूप से पतन किसने किया था, तो तोमरों का पूर्ण रूप से पतन विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। कब किया था? 1151 से लेकर 1154। ठीक है। 1151 से 54 के बीच में, यानी कि 1151 से 1154 तक तोमरों का पूर्ण रूप से पतन किया था। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अर्णोराज ने तोमरों को कब हराया था, तो अर्णोराज ने तोमरों को 1139 में हराया था, और जो तोमरों का पूर्ण रूप से पतन किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि तोमरों के पतन का कारण किसके आक्रमण है, मतलब किसके आक्रमण के कारण तोमरों का पतन हुआ, तो महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण, महमूद गजनवी के आक्रमणों के कारण तोमरों का पतन हुआ था। ठीक है। और क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण रूप से पतन किसने किया या किस चौहान शासक ने किया, तो विग्रहराज चतुर्थ ने किया। और 1139 में अर्णोराज ने तोमरों को हराया था। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि चौहान वंश का एक प्रमुख शासक होता था 12वीं शताब्दी के अंत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तीसरे नंबर का, इससे पहले भी और इस नाम के रह चुके थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। और ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, कई जगह पर इसे सीधा ही लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं इसको, तृतीय भी नहीं लगाते पीछे। तो अच्छे से आप नोट कर लेना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी कि तीसरे नंबर का। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12वीं शताब्दी के अंत में चौहान वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था, या पृथ्वीराज चौहान तृतीय मतलब कौन सी शताब्दी में था, तो 12वीं शताब्दी के अंत में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, 12वीं शताब्दी के अंत में
पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के अंत में था। ठीक है, चौहान वंश का प्रमुख शासक। अब हम बात करते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये कहाँ का शासक था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का शासक था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि कहाँ का शासक था, तो अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है इसे अजमेर का शेर भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर का शेर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछे कि अजमेर का शेर किसे कहते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर का शेर भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बिना हथियार से, मतलब बगैर हथियार के शेर को मार दिया था, और इसीलिए इसको अजमेर का शेर भी कहते हैं। और ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है इसको एक उपाधि मिली हुई थी राय पिथौरा की। ये इंपॉर्टेंट है कि किसको राय पिथौरा की उपाधि मिली हुई थी, या चौहान, कौन सा ऐसा चौहान वंश का शासक था जिसको राय पिथौरा की उपाधि मिली हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा की उपाधि मिली हुई थी। इसे अजमेर का शेर भी कहते हैं। और ये कहाँ का शासक था, अजमेर का शासक था। अब हम बात करते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय कब शासक बना, तो ये 1178 ईस्वी में शासक बना था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 ईस्वी में शासक बना था, और 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल है। 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये कितनी उम्र में शासक बना था, तो ये 13 वर्ष की आयु में शासक बना था। 13 वर्ष की आयु थी। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था 1165 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो जन्म हुआ था 1165 में हुआ था, और ये 13 वर्ष की आयु में शासक बना था। 1178 में ये शासक बना था। 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक ये इसका शासन रहा। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है इससे हरियाणा के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे कहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी तोसाम की बारादरी को बोलते हैं। तोसाम जो भिवानी के अंदर है, तोसाम की बारादरी। तो तोसाम की बारादरी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहते हैं, और ये तोसाम पड़ता है भिवानी जिले के अंदर। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस किले का निर्माण करवाया था। तो गोहाना किले का निर्माण। गोहाना जो किला है, गोहाना पड़ता है सोनीपत जिले के अंदर। तो गोहाना जो किला है, गोहाना किले का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और एक आसी का किला, और ये जो आसी का किला है इसको बोलते हैं आशीरगढ़ का किला। आशीरगढ़ का किला, और इसी को बोलते हैं तलवार का किला, और इसी को बोलते हैं बंदूक का किला। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। आसी के अंदर जो किला है उसी को बोलते हैं आशीरगढ़ का किला, तलवार का किला, बंदूक का किला। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके कि हरियाणा में आशीरगढ़ का किला कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर तलवार का किला कहाँ पर है, बंदूक का किला किसे कहते हैं। तो वो आसी के अंदर, आसी हिसार जिले के अंदर पड़ता है। तो आसी के अंदर जो आशीरगढ़ का किला है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का किला है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इस किले का निर्माण कराया था। एक तो गोहाना किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था, और जो आसी के अंदर जो किला है आशीरगढ़ का किला, उसका निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था। ठीक है, अब इनको तलवार का किला और बंदूक का किला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन समय में तलवार और बंदूक की फैक्ट्री होती थी। ठीक है, इसीलिए इसको तलवार का किला भी कहते हैं और इसको बंदूक का किला भी कहते हैं। और ये जो गोहाना का किला है और ये जो आशीरगढ़ का किला है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था 12वीं शताब्दी में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। सोनीपत के अंदर जो गोहाना का किला है उसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, और जो आशीरगढ़ का किला है उसका निर्माण भी 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और इनका निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था। अब हम बात करते हैं कि आसी जो हिसार के अंदर है उससे अभिलेख मिलते हैं। उस अभिलेख का नाम है आसी अभिलेख।
आसी अभिलेख। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आसी अभिलेख है ये किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है, या चौहान वंश के किस शासक से संबंधित है। तो ध्यान दें, जो आसी अभिलेख है, आसी अभिलेख पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना कि जो आसी अभिलेख है, आसी अभिलेख संबंधित है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से, न कि तृतीय से। ये संबंधित है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के अभिलेख हैं आसी अभिलेख। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एक बात का ध्यान रहे, जो चौहान वंश है, चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक या चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव। ठीक है, और अगर अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से, जो हरियाणा के अंदर चौहान वंश से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जब शासक था उस वक्त एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, और ये जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी का वंशज है। मोहम्मद गोरी, क्वेश्चन पूछे कि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी किसका वंशज है। तो मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी का वंशज है, महमूद गजनवी का वंशज है, महमूद गजनवी का वंशज। मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी का वंशज है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है गौर, तो मोहम्मद गोरी गौर का शासक था। गौर पड़ता है ये अफगानिस्तान में। और ये जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी अफगानिस्तान के अंदर जो गजनी जो स्थान है वहाँ का शासक होता था, वहाँ का राजा होता था महमूद गजनवी, और गजनी के अधीन ही ये गौर आता है। ठीक है, उस वक्त जो गौर जो स्थान है, गौर स्थान गजनी के अधीन आता था, गजनी के अधीन था। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि जो गौर जो स्थान है वो किसके अधीन आता था। तो वो गजनी के अधीन आता था, और गौर का गवर्नर भी बोलते हैं मोहम्मद गोरी को, कि मोहम्मद गोरी गौर का गवर्नर था या गौर का शासक था। अब हम बात करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है इसका भाई था जिसका नाम है ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गोरी का भाई था, जिसने 1163 में, इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, उनमें भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हिस्ट्री से संबंधित। तो ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम जो मोहम्मद गोरी का भाई था, उसने 1163 में गौर में स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। गौर में, गौर जो स्थान है, गौर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने 1163 में गौर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था या घोषणा की थी। आगे हम बात करते हैं 1173। 1173 में ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गौर को तुर्कों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराया था। 1173 में ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गौर को तुर्कों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराया था। ठीक है, 1173 में गौर को तुर्कों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराया था, और 1163 में गौर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था। तो मोहम्मद गोरी का मूल नाम था शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ये मोहम्मद गोरी का मूल नाम था। और एक नाम और था मोहम्मद गोरी का, मुइनुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये भी इसका मूल नाम था।
तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी के मूल नाम थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी कब शासक बना। क्योंकि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी के जो प्रमुख युद्ध हैं वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ लड़े गए थे। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है, मोहम्मद गोरी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद गोरी 1173 में गौर का शासक बना, गौर का शासक बना मोहम्मद गोरी 1173 में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, 1173 में गौर का शासक बना था। अब हम बात करते हैं 1175 की। मोहम्मद गोरी भारत कब आया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोहम्मद गोरी भारत आया था 1175 में। मोहम्मद गोरी 1175 में भारत आया था। आगे हम बात करते हैं कि 1175 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को जीता था। 1175 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को जीता। मुल्तान पड़ता है पंजाब के अंदर। ठीक है, और 1176 में मोहम्मद गोरी ने सिंध को जीता। ठीक है, 1176 में मोहम्मद गोरी ने सिंध को जीता था। सिंध पड़ता है पाकिस्तान में। 1178 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था पाटन गुजरात का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है कि जो पाटन गुजरात का युद्ध कब हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो 1178 में पाटन गुजरात का युद्ध हुआ था। तो जो पाटन गुजरात का युद्ध हुआ था, तो उस वक्त गुजरात का शासक था जिसका नाम था भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय। और ये जो भीमदेव द्वितीय है, इसी को बोलते हैं मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय। ठीक है, जो भीमदेव द्वितीय है इसी को बोलते हैं मूलराज द्वितीय। यानी कि भीमदेव द्वितीय से पहले भीमदेव प्रथम भी रह चुका है, और जो भीमदेव प्रथम था उसे भीमदेव जो प्रथम था उसे मूलराज प्रथम भी कहते हैं। और जो भीमदेव प्रथम है उसका युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ 1025 में, जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के अंदर है, तो सोमनाथ मंदिर लूटा था। उस वक्त गुजरात का शासक होता था 1025 में भीमदेव प्रथम। ठीक है, तो ये जो 1178 में जो पाटन गुजरात का युद्ध हुआ भीमदेव द्वितीय के साथ, तो इस युद्ध में भीमदेव द्वितीय मोहम्मद गोरी से जीत गया था। और 1178 में पाटन गुजरात का युद्ध मोहम्मद गोरी हार गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1179 यानी कि 79। तो 1179 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1179 में इसने पेशावर को जीता था। पेशावर जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, फिर 1181 में मोहम्मद गोरी ने लाहौर को जीता था। लाहौर जो पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1181 में इसने लाहौर को जीता था। 1189 में इसने बठिंडा को जीता था। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। 1173 में मोहम्मद गोरी शासक बना था गौर का। 1175 में ये भारत आया था। और 1175 में इसने मुल्तान को जीता था। मुल्तान जो पंजाब के अंदर है। 1176 में इसने सिंध को जीता था मोहम्मद गोरी ने। सिंध जो पाकिस्तान के अंदर है। 1178 में पाटन गुजरात का युद्ध हुआ था, और उस वक्त शासक था पाटन गुजरात का भीमदेव द्वितीय यानी कि मूलराज द्वितीय। ठीक है, और मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और 1179 में यानी कि 1179 में 79। ठीक है, इसमें इसने पेशावर को जीता था। पेशावर जो पाकिस्तान के अंदर है। और 1181 में लाहौर को जीता था। ठीक है, और 1189 में मोहम्मद गोरी ने बठिंडा को जीता था। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1191 में, और एक युद्ध हुआ था 1192 में। इन लड़ाइयों को जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध
तो ये जो युद्ध हैं ये प्रमुख युद्ध हैं, इनसे एग्जाम में डीपली क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो 1191 में हुआ था त्राइन का प्रथम युद्ध, 1192 में हुआ था त्राइन का दूसरा युद्ध। ये किस किस के बीच हुए थे? तो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। और इस युद्ध में जीत हुई थी, त्राइन के प्रथम युद्ध में जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि त्राइन के प्रथम युद्ध में जीत किसकी हुई थी, ठीक है, या हार किसकी हुई थी? तो त्राइन के प्रथम युद्ध में जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गोरी युद्ध हार गया था। और ये जो त्राइन है, त्राइन करनाल के अंदर पड़ता है, ठीक है, करनाल जिले में आता है ये त्राइन। और त्राइन का वर्तमान में नाम है त्रावड़ी। ध्यान रहे, कई बार एग्जाम में दे देते हैं कि त्रावड़ी का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तो वर्तमान में नाम है त्रावड़ी, पहले नाम इसका था त्राइन। तो इससे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान का हरियाणा की तरफ से किसने साथ दिया था? तो हरियाणा की तरफ से साथ दिया था गोविंद राय ने, हरियाणा की तरफ से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। तो हरियाणा की तरफ से त्राइन के प्रथम युद्ध में गोविंद राय ने साथ दिया था। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि गोविंद राय कहाँ का शासक होता था? तो गोविंद राय आसी का शासक होता था, गोविंद राय आसी का शासक होता था। और गोविंद राय ने त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ दिया था। और इसमें इसका साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान का नाना था जिसका नाम था अनंगपाल, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो नाना है उसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल ने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था त्राइन के प्रथम युद्ध में। और एक साथ दिया था इसका राजा जयचंद ने। और ये जो राजा जयचंद है ये था कन्नौज का शासक। कन्नौज जो यूपी के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है कन्नौज। तो कन्नौज का शासक होता था राजा जयचंद। राजा जयचंद ने भी साथ दिया था। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी। फिर उसके बाद जो ये मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी युद्ध हारने के बाद वापस गौर चला जाता है। फिर ये दोबारा फिर से 1192 में आता है। तो 1192 में हुआ था त्राइन का द्वितीय युद्ध, यानी कि त्राइन का दूसरा युद्ध। तो त्राइन का जो दूसरा युद्ध हुआ ये किस किस के बीच हुआ? तो त्राइन का दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। और जो त्राइन का जो दूसरा युद्ध हुआ उस युद्ध में जीत हुई थी मोहम्मद गोरी की, ठीक है। त्राइन के दूसरे युद्ध में जीत हुई थी मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय युद्ध हार गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो त्राइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तो राजा जयचंद ने किसका साथ दिया था? तो त्राइन के प्रथम युद्ध में जो 1191 में हुआ था, तो राजा जयचंद ने त्राइन के प्रथम युद्ध में तो दिया था साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और त्राइन के दूसरे युद्ध में राजा जयचंद ने साथ दिया था मोहम्मद गोरी का, तो राजा जयचंद ने। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और जिस वक्त मैं आपको टॉपिक कराऊंगा हरियाणा के प्रमुख युद्ध, उनमें आपको डीपली बताऊंगा जो हरियाणा के अंदर जो प्रमुख युद्ध हुए जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो राजा जयचंद जो कन्नौज का शासक होता था उसने त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। और त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। और त्राइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी जीत गया था। और त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गया था। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक इम्पोर्टेंट युद्ध है जो हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। और ये जो चंदावर स्थान है, चंदावर स्थान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। ये जो चंदावर स्थान है ये उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद जिला है वहाँ पर पड़ता है। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, ठीक है। तो इससे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदावर के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो चंदावर का जो युद्ध 1194 में हुआ था इसमें मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया, इसे बोलते हैं चंदावर का युद्ध, ठीक है, जो 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। अब जो त्राइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में, त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में, एक त्राइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था। त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में।
ठीक है, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें ये पॉइंट नहीं दे रखा कि त्राइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो त्राइन का जो तीसरा युद्ध है किस किस के बीच हुआ था, तो त्राइन का तीसरा युद्ध जो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था एक, जिसका नाम था इल्तुतमिश, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का शासक, उसका दामाद था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने दो विदेशी थे जिनका नाम था यल्दोज व कुबाचा, उनको हराया था। वो था 1215 में त्राइन का तीसरा युद्ध। इसमें इल्तुतमिश ने, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने दो विदेशियों को हराया था। और जो दो विदेशी थे उनका नाम था, एक का तो नाम था यल्दोज और एक का नाम था कुबाचा। कई जगह पर ये कुबाचा दिया हुआ नहीं मिलता है यल्दोज। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने जो विदेशी था यल्दोज को हराया था, यल्दोज व कुबाचा को हराया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध कौन सा था। मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध था 1205 में। किसके साथ हुआ था? जाटों के साथ, जाटों या खोखरों के साथ, क्योंकि जो जाट होते हैं उन्हें खोखर भी बोलते थे पहले। ठीक है, जाटों या खोखरों के साथ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि खोखरों के साथ मोहम्मद गोरी ने युद्ध कब लड़ा, तो 1205 में। ठीक है, 1205 में युद्ध लड़ा था मोहम्मद गोरी ने जाटों या खोखरों के साथ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी। जो 1205 में जो युद्ध लड़ा गया था, तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जाटों के साथ युद्ध हुआ और जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी के दो दास होते थे जो इम्पोर्टेंट है, उनसे भी हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी के दो दास थे जिनका नाम है, एक का तो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास होता था और एक का नाम है बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ये मोहम्मद गोरी के दास होते थे। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको कौड़ियों में खरीदा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको कौड़ियों में खरीदा जाता था। मतलब जो मोहम्मद गोरी की जो सेना थी उसके रख रखाव के लिए, उसकी संभाल के लिए, ठीक है, उनकी सेवा के लिए भी बोल सकते हो आप, तो कौड़ियों में खरीदा जाता था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। और आखिर में जो मोहम्मद गोरी अपना मतलब जो इसका जो जितना भी जो शासन था, जो राज था, वो सब कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया था ये मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ये दोनों मोहम्मद गोरी के दास होते थे। ठीक है, तो जो बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी वही है जिसने विक्रमशिला और तक्षशिला को जलाया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि तक्षशिला को किसने जलाया था, तक्षशिला और विक्रमशिला को। और फिर जो बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीत लिया था। ठीक है, और बिहार जीतने के बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल को भी जीत लिया था। और बंगाल का उस वक्त शासक होता था राजा लक्ष्मण सेन। बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन को हरा कर बख्तियार खिलजी ने बंगाल को भी जीत लिया था। और राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में एक कवि होता था जिसका नाम है जयदेव। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जयदेव कवि है वो किसके दरबार में होता था, तो वो राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि होता था। और जयदेव की एक रचना है जो एग्जाम में पूछी जाती है जिसका नाम है गीत गोविंद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीत गोविंद जो रचना है ये किसकी लिखी हुई है या किसकी रचना है गीत गोविंद, तो गीत गोविंद कवि जयदेव की रचना है। ठीक है, जो गीत गोविंद जो पुस्तक है वो कवि जयदेव की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और भी रहते हैं। 1192 में आसी क्षेत्र में एक और युद्ध लड़ा गया था 1192 में। तो इस युद्ध में सिर्फ ये पूछा जाता है कि आसी क्षेत्र में 1192 में
जो युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी की सेना के साथ, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व जाटवा नामक राजपूत ने किया था। 1192 में आसी के क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में। एक पॉइंट और है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवात के किस प्रशासक ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी? ठीक है, तो मेवात का प्रशासक था एमराज। मेवात के प्रशासक एमराज ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि मेवात के किस प्रशासक ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी? तो मेवात के प्रशासक एमराज ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी। ठीक है, एक पॉइंट और रहता है मोहम्मद गोरी से ही रिलेटेड जो हरियाणा के एग्जाम में इम्पोर्टेंट बनता है कि अहीरवाल क्षेत्र में रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल ने मोहम्मद गोरी की सेना के साथ जमकर लड़ाई की थी। ठीक है, अहीरवाल क्षेत्र में रेवाड़ी का गवर्नर होता था जिसका नाम था तेजपाल, जिसने मोहम्मद गोरी की सेना के साथ जमकर लड़ाई की थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन पूछा जाता कि रेवाड़ी के किस गवर्नर ने मोहम्मद गोरी की सेना के साथ जमकर लड़ाई की थी अहीरवाल क्षेत्र में? तो उसका नाम रहेगा तेजपाल। और मेवात के किस प्रशासक ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी? तो उसका नाम है एमराज। ठीक है, 1192 में आसी के क्षेत्र में किसके नेतृत्व में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ लड़ाई की गई? तो उसका नेतृत्व किया था जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट और रहता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम बताओ। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम है चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम है चंद्रबरदाई। और ये जो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मित्र भी होता है ये। ठीक है, और चंद्रबरदाई की एक रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। और जो इसमें जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी थी। ठीक है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीवनी किसने लिखी थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी चंद्रबरदाई ने लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो ये थे हरियाणा में चाहमान वंश। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को और लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।